मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्टर नेपाल की पार्लियामेंट में घुस चुके हैं। हर तरफ तोड़ फोड़ जारी है। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। 6 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा जख्मी हैं और ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस को उतार दिया गया है, आर्मी को मैदान में ला दिया गया है। इसके बावजूद प्रोटेस्टर नहीं रुक रहे हैं और स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा आगे हैं। प्रोटेस्टर कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नेपाल को भी चीन बनाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन नेपाल को चीन बनने नहीं दिया जाएगा। मामला क्या है उसे समझिए। दरअसल नेपाल की हुकूमत ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को बैन कर दिया है और एक दो को नहीं बल्कि 26 सोशल मीडिया ऐप को नेपाल में बैन कर दिया गया है। और इस 26 सोशल मीडिया ऐप में कुछ ऐसे एप्लीकेशन शामिल हैं जिसका ताल्लुक आम लोगों की जिंदगी से है, रोजमर्रा की जिंदगी से है। व्हाट्सएप को बैन कर दिया है नेपाल की हुकूमत ने नेपाल में, और व्हाट्सएप आम लोगों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। अगर कोई एक दिन पानी ना पिए तो चल सकता है, लेकिन अगर कोई 1 घंटा तक व्हाट्सएप इस्तेमाल ना करे, ये पॉसिबल ही आज के दौर में नहीं है। और पूरे एक दिन किसी का व्हाट्सएप से रुके रहना बहुत ही मुश्किल है। मेरा व्हाट्सएप पिछले दिनों हैक हो गया था और तकरीबन 12 घंटे मुझे व्हाट्सएप से दूर रहना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। तो व्हाट्सएप से किसी को दूर रख दिया जाए और पूरे एक दिन के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम लोगों की ज़िंदगी का जुज़ बन चुका है, फेसबुक आम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, ट्विटर इस्तेमाल करने लगे हैं, गूगल, जीमेल, सारी चीज़ें। और इस तरह के 26 सोशल मीडिया ऐप को नेपाल की हुकूमत ने बैन कर दिया है। बैन क्यों किया है उसको भी समझ लीजिए। नेपाल की हुकूमत ने साल 2024 में अपने यहाँ एक कानून पास किया और कानून पास करके नेपाल की हुकूमत ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को कहा कि नेपाल में लोकल ऑफिस शुरू किया जाए। दूसरा ये कहा गया कि नेपाल का जो टैक्स का सिस्टम और कानून है उसके तहत तमाम कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तीसरा ये कानून बनाया गया नेपाल की पार्लियामेंट के जरिए के नेपाल की हुकूमत को एक्सेस दिया जाए कि कौन सा डेटा सोशल मीडिया पर रहेगा, नहीं रहेगा, कौन सी खबर रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि लगातार फेक न्यूज़ नेपाल में फैलाई जाती है, गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। और नेपाल की हुकूमत के पास सोशल मीडिया पर फैलने वाले फेक न्यूज़ को रोकने का, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले गलत कंटेंट को रोकने का कोई भी इख्तियार नहीं है। इसलिए 3-4 चीज़ें की जाए। नेपाल की पार्लियामेंट ने साल 2024 में कानून पास कर दिया और अभी तक सोशल मीडिया कंपनियों ने नेपाल के इस कानून पर अमल नहीं किया। सबसे पहला ज़रूरी था नेपाल में लोकल ऑफिस बनाना, लेकिन नेपाल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ने अपनी ऑफिस नहीं बनाई। दूसरा, इनको आदेश दिया गया था कि वो नेपाल के टैक्स के कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराए, इस पर अमल नहीं किया। तीसरा, इनको ऑप्शन दिया गया था, बल्कि इनको कहा गया था कि नेपाल की हुकूमत को भी एक्सेस दिया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि गलत चीज़ों को हुकूमत रोक सके। ये कंपनियां खुद ये जिम्मेदारी निभाए, इसको भी इन कंपनियों ने सीरियस नहीं लिया। 4 सितंबर की तारीख आखिरी थी, 4 सितंबर तक इन सोशल मीडिया कंपनियों ने इस पर अमल नहीं किया। तो नेपाल की हुकूमत ने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया ऐप को नेपाल में बैन कर दिया और 4 सितंबर से सब बैन हो गए। सिर्फ टिकटॉक नेपाल में चल रहा है, निम्बस चल रहा है। इस तरह का 1-2 और ऐप है जो चीन से ताल्लुक़ रखता है। ये सब ऐप नेपाल में चल रहे हैं क्योंकि इन सब कंपनियों ने नेपाल में अपनी लोकल ऑफिस कायम कर ली है, अपना लोकल सेटअप बना लिया है। नेपाल की पार्लियामेंट का जो दूसरा कानून है उसको इन लोगों ने फॉलो कर लिया। तो इसके अलावा जितने बचे थे सबको नेपाल की हुकूमत ने बैन कर दिया। सोशल मीडिया बैन हो जाने के बाद इन तमाम लोगों को गुस्सा आता है, लोग बेचैन हो जाते हैं और पूरी प्लानिंग की जाती है प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की। और 8 सितंबर की तारीख तय की जाती है कि 8 सितंबर को प्रोटेस्ट करना है, सड़कों पर उतरना है। और पूरी प्लानिंग के साथ स्टूडेंट्स, नौजवान सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और इस रेवोल्यूशन को, इस एहतजाज को ये लोग नाम देते हैं जेन जी रेवोल्यूशन। और पूरे नेपाल में इसका असर देखा जा रहा है। नेपाल के वजीर आजम ओली शर्मा बार बार वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के यंग से, वहाँ की आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो सड़कों पर न उतरे, वो कानून को हाथ में न लें, वो तोड़ फोड़ न करें, वो किसी भी सरकारी इमारत को नुकसान न पहुँचाए, वरना
वरना इसका सख्त नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्रोटेस्टर सुनने को तैयार नहीं है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इसके बावजूद प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरे नेपाल के अजला है वहाँ प्रोटेस्ट जारी है। और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि काठमांडू के मेयर ने भी प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर दिया है, हिमायत कर दी, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर के जो हौसले हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं। वज़ीर आज़म ओली शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, जो दूसरी पार्टीज के रहनुमा है, उन सब के भड़काने पर यह सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। जबकि हमने सोशल मीडिया कंपनियों को जो बैन किया है नेपाल को सिक्योर करने के लिए, नेपाल को बेहतर बनाने के लिए, नेपाल के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, आम लोगों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अब तक सोशल मीडिया कंपनियों का जो सिस्टम नेपाल में राइज था वो हमें नुकसान पहुंचा रहा था, नेपाल के सिक्योरिटी के लिए खतरा था और हमें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है। इधर जैसे ही नेपाल से खबर सामने आती है कि वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है, तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एसएसबी को बड़ी तादाद में बहाल कर दिया गया है, उनको चौकन्ना कर दिया गया है कि चौकन्ना रहना है कि नेपाल से कुछ इंडिया में ऐसा ना हो जाए, वहाँ से लोग इंडिया ना भागे। ऐसे भी नेपाल में कुछ होता है तो लोग इंडिया आ जाते हैं, इंडिया में कुछ होता है तो नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं। अगर ये बात आपको नहीं मालूम तो आज जान लीजिए कि नेपाल और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि अगर नेपाल आपको जाना है तो पासपोर्ट आपका चेक नहीं किया जाएगा और वीज़ा की तो ज़रूरत नहीं। वीज़ा तो खैर दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री कंट्री है, जहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नेपाल जाते वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने देश के ही किसी स्टेट में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं। ऐसा ही फील नेपाल जाते वक्त होता है। बल्कि देश का कुछ स्टेट ऐसा है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए, वहाँ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अगर परमिशन इशू रहा होगा तभी आप वहां जा सकते हैं, वरना आपको वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन नेपाल जाने के लिए किसी तरह की कोई परमिशन नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के पेश नज़र आपका आधार कार्ड चेक कर लिया जाएगा कि आप कोई भी अपना नेशनलिटी रखने वाला कार्ड दिखा लीजिए, तो बस इतना ही नेपाल के लिए शर्त है। इस वजह से नेपाल के बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के भी बहुत ज़्यादा लोग नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडिया में मिले हुए हैं, जैसे नेपाल का एक गांव है शमसी और बिहार के सीतामढ़ी ज़िला का एक गांव है कन्हवा, वहाँ कई बड़े बड़े इदारे हैं। अब दोनों गांव को मिलाकर बोला जाता है कन्हवा शमसी, यानी किसी को बताना हो कि कहाँ तुम्हारा घर है तो बोलेगा कन्हवा शमसी। और बहुत सारा ऐसा इलाका होता है जहाँ दो गांवों का नाम मिलाकर बोला जाता है। अब कन्हवा इंडिया में है और शमसी नेपाल में है, लेकिन दो गांव एक साथ मिलकर बोला जाता है। तो इंडिया और नेपाल के इतने गहरे रिश्ते हैं और नेपाल में अगर कुछ इस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो इंडिया पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी यह है कि इंडिया ने हमेशा नेपाल को अपने से करीब करने की कोशिश की। इंडिया की हुकूमत ने नेपाल के लिए पासपोर्ट तक जारी नहीं किया, यानी उसको लाजमी करार नहीं दिया या वीज़ा को लाजमी करार नहीं दिया। इसके बावजूद नेपाल का इंडिया से रिश्ता अब कम और चीन से ज़्यादा हो चुका है। चीन से नेपाल की क़ुर्बत ज़्यादा हो चुकी है। चीन का जो इन्वेस्टमेंट है नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेपाल में अब जो प्रोडक्ट और सामान पाया जाता है तो वो इंडिया से ज़्यादा चीनियों का सामान पाया जाता है और इसको फॉरेन पॉलिसी की अब नाकामी कह सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए कि नेपाल का ये जो प्रोटेस्ट यहाँ यहीं पर रुक जाता है या आगे बढ़ता है। वहाँ के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट सही है या नहीं है। नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो कानून बनाया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? दूसरे देशों में कानून बन चुका है, इंडिया में भी सोशल मीडिया के लिए बाज़ाब्ता कानून मौजूद हैं और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया कंपनियों का इंडिया में बाज़ाब्ता दफ्तर मौजूद है, उनकी ऑफिसेज मौजूद हैं और इंडिया की सरकार को पूरा कंट्रोल भी हासिल है कि सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट रहेगा नहीं रहेगा। और इसी कानून की वजह से यहाँ की सरकार ने मिरर टाइम्स के एक फेसबुक पेज को भी डिलीट करा रखा है, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर साल 2021 में थे। सितंबर के महीने में ही डिलीट कर दिया गया था। तकरीबन 5 साल हो रहे हैं और अब मिरर टाइम्स का दूसरा फेसबुक पेज है जिसके भी 2.5 लाख फॉलोवर्स पूरे हो गए हैं। तो बहरहाल आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर आप नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या कुछ नेपाल में हो रहा है ज़रूर बताइए। फ़िलहाल तो नेपाल में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है, फ़ोन भी बंद है और सोशल मीडिया पहले से ही वहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर आप नेपाल से बाहर हैं, नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो नेपाल के लोग
लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है, वहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है, लोग एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी हमें बताइए। फिर मुलाकात होगी और गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।